नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के देशों के साथ हुंकार भर रहे हैं। G20 में जिस तरीके से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश बन चुका है, इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। और यही नहीं, यह भी दिखा दिया कि भारत जो बात करता है उसका साथ दुनिया के ताकतवर देश दे सकते हैं, जैसे कि टेरर फंडिंग के मामले में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की हुंकार जो बढ़ी है, उसके बारे में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब भारत के हां में हां मिला रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी अवधारणा बना दी है कि अब इंडिया शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना संविधान में कोई संशोधन किए दुनिया भर के देशों में अब यह मैसेज धीरे धीरे जाएगा कि ये इंडिया नहीं बल्कि भारत है, और भारत का ही उपयोग वो अपने संबोधन में करें, अपने डॉक्यूमेंट में करें, अपने लेटर में करें, और जहां ट्रांसलेशन की बात होगी वहां भी इंडिया के बदले भारत ही कहा जाएगा। भारत का ट्रांसलेटेड वर्जन इंडिया नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह राजनीतिक यात्रा पर निकले हुए हैं, यानी कि पीएम मोदी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी अमित शाह के कंधों पर है। और एक तरफ दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं पीएम मोदी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतरीन विकल्प तलाश रहे हैं अमित शाह। अमित शाह ने पिछले दिनों कर्नाटक में एक बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने पूरी बाजी पलट दी, ऐसे पलटी कि अब कांग्रेस चारों खाने चित नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही जब कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का उपयोग किया था, उसका जवाब देने के लिए दो तरह से एक्शन लिए जा रहे थे। एक एक्शन का मतलब है कि इस अवधारणा को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन में कैसे विचार हैं, किस तरह से गंदगी भरी हुई है, उसको पॉलिटिकली हवा दी जा रही थी, सोशल मीडिया पर लिखे जा रहे थे और इसके खिलाफ बयान भी जारी किए जा रहे थे। पीएम मोदी के मंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ ही नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। तो दूसरी तरफ बंद कमरे में बैठकें चल रही थी, और उस बैठक में एक ऐसा समझौता हुआ है जिसमें कर्नाटक के अंदर जो एजेंडा कांग्रेस ने बना रखा था, जो राहुल गांधी ने सोचा था कि दक्षिण भारत के एक और स्टेट में हम लोकसभा के चुनाव के दौरान बड़े बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें छीन लेंगे, ये एजेंडा फेल करने में लगे हुए थे। अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा और एचडी देवगौड़ा, ये तीनों की बैठकें चल रही थी कर्नाटक के अंदर, क्योंकि जो देवगौड़ा साहब हैं जिनकी पार्टी जेडीएस है, वो कांग्रेस के साथ पिछली बार समझौता तो की थी, लेकिन उस समझौते का नतीजा जो निकला है उससे जेडीएस भी ये सोच रही थी कि क्या अब फिर से कांग्रेस के साथ कोई समझौता हो सकता है या गठबंधन बदलने का समय आ चुका है। इसलिए उस संभावना पर बातचीत तो पहले भी चल रही थी। देवगौड़ा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी, और इस बीच येदियुरप्पा बार बार देवगौड़ा से मुलाकात कर रहे थे, सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल कर रहे थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मामला सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर ही होता है। और इसीलिए जो नया नया गठबंधन बना है INDIA, इस गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फार्मूला डेवलप नहीं हो पाया है, और यही वजह है कि 4-5 नेता जो विपक्षी गठबंधन के हैं वो इसलिए कांग्रेस से नाराज हैं क्योंकि इस बात पर चर्चा ही नहीं हो रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी भी उसी में से हैं, और उनका मानना है कि आप एक उपचुनाव में तो टीएमसी का सपोर्ट करते नहीं हो। पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए विधानसभा का, उसमें एक सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच टक्कर हुआ, लेकिन कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन करके अपना उम्मीदवार भी उतारा। हालांकि
ये सीपीएम के कैंडिडेट को 10-15 हजार वोट ही मिल पाए, वो फिसड्डी साबित हुआ। टकराव टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुई, टीएमसी की जीत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बता दिया कि हम बहुत पीछे नहीं हैं। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी को लग रहा है कि एक सीट पर उपचुनाव में जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आगे के चुनावों में लोकसभा के समय कैसे ये सीटों का बंटवारा सही तरीके से कर पाएगा। उसी तरह नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ये सारे चिंतित हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिन जिन पार्टियों के साथ समझौता करती है, वहां पर सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले से तय होता है। चाहे बिहार में चिराग पासवान के साथ हो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो, जीतन राम मांझी के साथ हो, सबको पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि गठबंधन बनाने की संभावना के साथ ही सीट शेयरिंग फार्मूला पर चर्चा हो जाती है। और उसी तरीके से कर्नाटक में भी हुआ। कर्नाटक में जो बैठकों का दौर चल रहा था, अब फाइनल हो गया, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा कर दी है कि जनता दल सेकुलर के साथ लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी जनता दल सेकुलर को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए देगी। यानी कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, 28 सीटों में से 4 सीटें जेडीएस को दी जाएगी और 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था, सपोर्ट किया था सामंता को। और इसलिए इस बार जो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच समीकरण बन रहे हैं, वो 24 और 4 का बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 25 सीटों पर जीत मिली थी, एक सपोर्टेड उम्मीदवार निर्दलीय थी और 2 सीटें एक कांग्रेस को, एक जेडीएस को मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट का और त्याग किया, यानी कि 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 4 सीटों पर जेडीएस लड़ेगी। 28 सीटें पर जो दोनों का गठबंधन है, वो पूरे समीकरण को बदलने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो नया समीकरण बना और जेडीएस जो कि ये सोच रही थी कि हमें अपने समुदाय के अलावा मुसलमानों का वोट भी कर्नाटक में मिलेगा, वो भ्रम जेडीएस का टूट गया, देवगौड़ा का टूट गया। देवगौड़ा को लगा कि मुस्लिम यहां के जो हैं वो पूरी तरीके से टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी होगी उसी को वोट देंगे। और विधानसभा चुनाव में जेडीएस भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस हराने वाली पार्टी थी, इसलिए पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला। और यह भ्रम टूटते ही देवगौड़ा को लगा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, और इसलिए यह फार्मूला सामने आया। येदियुरप्पा ने घोषणा की कि 4 सीटों पर जेडीएस चुनाव लड़ेगी और हम लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला ले लिया है। अब ये जो समीकरण बदले हैं, ये जो गठबंधन बने हैं, इसका इंपैक्ट केवल लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि एक और इंपैक्ट है, क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया को जवाब देना है। सिद्धारमैया ने जिस तरीके से नीच शब्द का उपयोग किया है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से जो वहां पर राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर, उससे अब इसका समीकरण और बदलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक तरीके से विद्रोह का वातावरण बन गया है। पिछले चुनाव के बाद भी कांग्रेस में ऐसा ही हुआ था और कांग्रेस जेडीएस की सरकार इसलिए गिरी थी क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। ये पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे और सत्ता बदल गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने पिछले दिनों एक सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये दोनों के बीच गठबंधन होने वाला है। और इसका गठबंधन होने का मतलब है कि इन दोनों को मिलाकर 85 सीटें विधानसभा की इनके पास हो जाएगी, यानी कि 66 सीट जो भारतीय जनता पार्टी की है और 19 सीट
जनता दल सेकुलर की है। 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय भी विधायक बने हुए हैं और इसलिए 85 इन दोनों का 4 निर्दलीय 89 विधानसभा की सीटें इन लोगों के पास हो जाएगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जो कांग्रेस में विद्रोह चला हुआ है, जो बीके हरिप्रसाद ने कहा, जो बीआर पाटिल ने कहा, जिस तरीके से राया रेड्डी ने चुनौती दी, जो कि 31 विधायक कर्नाटक कांग्रेस के हैं, उन्होंने लेटर लिखा और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ये संख्या जो बढ़ रही है और जो सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी, यानी कि सिंगापुर में जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बैठक की चर्चा डीके शिवकुमार ने की थी, वो सारा अगर देखें तो ये गठबंधन जो है एक नई दिशा में जाने वाला है। सिद्धारमैया को जवाब देना है और जवाब एक आधार पर नहीं, क्योंकि पिछली बार जब एचडी कुमारस्वामी यानी जनता दल सेकुलर के नेता मुख्यमंत्री बने थे तो सिद्धारमैया ने रिलक्टेंसी दिखाई थी, बार बार कांग्रेस के विधायकों को भड़काया था और जो कांग्रेस के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, सरकार गिराई थी, उसमें कम बड़ी भूमिका सिद्धारमैया की नहीं थी। ये एचडी कुमारस्वामी भी जानते हैं और इस बार इसी तरीके का एक नया समीकरण बन रहा है कि अगर कांग्रेस के 30-32 विधायक, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास 135 विधायक है और कर्नाटक विधानसभा में जो 224 सदस्य हैं उसमें 113 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाए रखने के लिए। और अगर ऐसे में 30 से 35 विधायक जो कि विद्रोह करने वाले हैं वो हटते हैं, सरकार गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग है। ये एक बार तो अमित शाह ने जो मीटिंग की उससे गठबंधन बना है, अगली मीटिंग जब इन लोगों की होगी तो सरकार गिरेगी, यानी सिद्धारमैया को उनके उस बात का जवाब मिलेगा जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का अपमान किया है। और इसलिए जो कर्नाटक में समीकरण बदले हैं, गठबंधन बदले हैं, उसका नतीजा कुछ समय में दिखाई पड़ने लगेगा। कांग्रेस बौखलाई हुई है और अब जेडीएस पर भी आरोप लगा रही है कि अब सेकुलर पार्टी नहीं रही। कांग्रेस पीएम मोदी पर आरोप लगा रही है, अमित शाह पर आरोप लगा रही है, लेकिन यह आरोप लगाने की प्रवृत्ति कांग्रेस की पुरानी है, आरोप लगाती रहेगी और यहां खेल होता रहेगा जैसा कि कर्नाटक में हुआ है और आगे इससे भी बड़ा होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।